अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, सैयद नदीम शराजी है। और आज स्टडी रिवर्स के प्लेटफॉर्म पे हमने जो गेस्ट इनवाइट किए हैं जो मौजूद हैं, हमजा फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ फ्रॉम 50th कॉमन। आपको बताता चलूँ कि इनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि यूईटी से हैं, फिर जीसीयू से भी हैं। मींस के दो बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस वहाँ से, मतलब इनका सारा एकेडमिक बैकग्राउंड है। देन इनकी क्या, जो किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की, जो प्रॉपर एक एस्पायरेंट को गाइडलाइंस होती हैं, वो इनकी जो सारी जो एकेडमिक कैरियर से लेके इनका वो सारा जो पाथवे है, हाउ ही सक्सेडेड एंड फाइनली ही गॉट एलोकेशन इन आईआरएस, तो उस तक ये इंशाल्लाह आप सब जो भी आपकी, मतलब जो मेनली एक एस्पायरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि इन चीज़ों का हमें बेसिक्स का पता चले, ताकि दूसरे के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप उससे कुछ सीख सकें। तो सर, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से आपने ये सारा जर्नी जो है कवर किया? शाहिद साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ पे दावत दी। और क्योंकि मैं भी इस जर्नी से गुजरा हूँ तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि एस्पायरेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन से गुजरते हैं और उनको इस बात का कई बार होता है, कई चीज़ों का कि अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से लेके जाना है। तो मैं अपना, अगर सबसे पहले अपना तारुफ करवाऊँ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और यूईटी से मैंने इंजीनियरिंग की है। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद मैं जॉब करता रहा हूँ। लेकिन मई 2020 में मुझे उस जॉब से ले ऑफ कर दिया था कुछ अरसे के लिए। तो फिर मैंने ये अपनी एक जॉब सिक्योरिटी के लिए इस तरफ सीएसएस की तरफ आने की क्योंकि कोविड एक जिस तरह से हमारे मुआशरे में आया और जिस तरह से हमारी सारी जॉब्स को। अच्छा सर, मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ। ये जो जॉब सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी, इसके पीछे एक मोटिव था, या आप ये जो मतलब सारा जो हमारा सीएसपी कल्चर या वो उन सारी चीज़ों से आप, वो इंस्पिरेशन थी एक? नहीं, अब एक जो वजह थी ना, बड़ी वजह, वो जॉब सिक्योरिटी भी थी क्योंकि मेरे अपने ख़ानदान में कई हैं अफराद जो इस सर्विसेज में हैं। कोई डीएमजी में है, कोई आईजी में है, कोई आईआरएस में है। अच्छा। तो उनको भी एस्पायर करते हुए मैंने इस तरफ मूव करना चाहा कि अगर कि मैं अपनी जो अपनी एबिलिटी है वो इधर अगर मैं शो करवा रहा हूँ इंजीनियरिंग में और एक लिमिटेड से इलाके में, अपना लिमिटेड से एरिया में इंस्पायर कर रहा हूँ लोगों को, तो क्यों ना मैं सीएसएस करके एक वास्ट एरिया में पूरी कॉम को सर्व किया जाए। तो वो एक जो था अंदर से थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा भी था लोगों को करते हुए और जो उसके इम्पैक्ट आते हैं, तो वो उस चीज़ ने भी मुझे काफ़ी। अच्छा, इसमें जो जिस तरह से एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, तो अब इसमें जो मेन जो हर्डल्स होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सारी? डेफिनेटली एक साइड पे आप जॉब कर रहे हैं, फिर जॉब के साथ आप मैनेज कर रहे हैं। अब मेनली जो जॉबियंस हैं उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो आप उनके साथ अपना शेयर कर सकते हैं, और उन्हें ये गाइडलाइन होगी उनके लिए बहुत अच्छी इसमें कि किस तरह से वो अपनी जॉब के साथ इसको आपने मैनेज किया और आपने पहली ही अटेम्प्ट में ये एलोकेशन आपने पाई, मतलब उसमें आप एलोकेट हुए। उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो मसला आता है, जो फेस करना पड़ता है एक जॉब वाले बंदे को या कोई भी जो साइड हसल एक कर रहा है अपने साथ, उसमें सबसे ज़्यादा मसला आता है टाइम मैनेजमेंट का। कि एक प्रॉपर आपको टाइम चाहिए होता है इस चीज़ को लेके चलने के लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं या कोई भी आप अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको उसको प्रॉपर बैठना पड़ता है उसको चीज़ को ग्रैब करने के लिए, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उसको उसके अंदर से निकालने के लिए। कोई भी आप टॉपिक कर रहे हैं या कोई भी आप सब्जेक्ट देख रहे हैं तो एक एक्सटेंसिव कोर्स है, उसको कवर करने का एक जो टाइम मैनेजमेंट का एक जो मसला होता है वो सबसे बड़ा मसला है जो जॉब करने वालों को खास तौर पे फेस करना पड़ता है। सही बात है। तो उसमें ये है कि उसको उस चीज़ से निकलने के लिए आपको अपना टाइम थोड़ा सा ना मैनेज करना पड़ता है, स्केड्यूल करना पड़ता है। तो मैंने पर्सनली अपना टाइम थोड़ा सा स्केड्यूल ही किया हुआ था। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो उसके टाइम स्केड्यूलिंग में इस तरह से है कि आप हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा, जो मैंने किया हुआ था वो कंपार्टमेंटलाइज किया हुआ था। लाइक मैंने हर रोज़ इंग्लिश को भी टाइम देना है, मैंने हर रोज़ अपना ऑप्शंस को भी टाइम देना है, मैंने हर रोज़ अपना जो एमसीक्यू पार्ट है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे एमसीक्यू का पार्ट है ना, 20 मार्क्स जो से हर हमारे 11 सब्जेक्ट्स में है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उन 20 मार्क्स को ग्रैब कर लें तो हमारे बहुत से ऐसे
एरियाज हैं जो हम थोड़े से उसको ना कवर अप कर सकते हैं। ओवरऑल स्कोर में फर्क पड़ ओवरऑल जाता है। स्कोर में आपका 20 to 30 मार्क्स का फर्क पड़ जाता है। और अब सॉरी सर, ये अब फिर काट रहा हूँ, अब ये स्ट्रैटेजी है। अब ये स्ट्रैटेजी अगर एट द वेरी आउटसेट आप लेकर चलते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को पहले नंबर पे, तो जो सर की बातों से मैंने जो चीज एनालाइज की कि आप स्केड्यूल करें विदाउट प्लानिंग। आप अगर उसमें मतलब जा रहे हैं तो दैट्स अ शिप विदाउट रिडल्स, तो आप अपने वो गोल तक नहीं पहुंच पाते, जो आपका टारगेटेड टाइम है उसमें वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते। तो साथ में दूसरा जो आपको उन्होंने गाइड किया, जो अपना एक्सपीरियंस उन्होंने बताया कि आप साथ से जब भी उसको प्रिपरेशन किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करें, पहले नंबर पे तो एक सब्जेक्ट को लेके ना बैठे, इंग्लिश थ्रू आउट साथ उसको लेकर चलें, देन इंग्लिश के साथ आप जो आपके कंपलसरी ऑप्शनल है उनको भी साथ में लेकर चलें, देन उन जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की जो एमसीक्यूज पार्ट, वो बेसिकली जो पोर्शन है 20 मार्क्स का, उसको भी साथ साथ आप कवर करें। तो इस तरह से आप डेफिनेटली यू कैन गेट योर गोल। कई बार होता है कि एस्पायरेंट जो से हैं वो टोटली जो है ना एक सब्जेक्टिव साइड पे रहते हैं, ऑब्जेक्टिव साइड की परवाह नहीं करते कि हम सब्जेक्टिव कर लेंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव तो हमारा वैसे ही कवर हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेपर इस तरह का सेट हो जाता है। पर्सनली मैंने फील किया है कि इस तरह के पेपर्स भी, पिछले पास पेपर्स अगर आप देखें तो उसमें इस तरह के सेट हो जाते हैं कि आपके सब्जेक्टिव से रिलेट नहीं कर पाते उसको ऑब्जेक्टिव। अच्छा सर, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से पहले सबसे बात की जाए, तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए तो अपने एकेडमिक को कितना जो है वो आपने उसको देख के अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन की, देन उसके बाद फर्दर प्रेपरेशन पे बात करते हैं। आप पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बताइएगा। अब पर्सनली जो मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे वो मेरे एकेडमिक से बिल्कुल ही 180 डिग्री अपार्ट थे। अच्छा। अब मेरा क्योंकि बेसिकली मैथ्स और फिजिक्स का एक बैकग्राउंड है, लेकिन मेरे ऑप्शनल जो से हैं वो पॉलिटिकल साइंस था, फिर जेंडर स्टडीज था, फिर यूएस हिस्ट्री था, फिर सोशियोलॉजी था। तो आप कंपैरिजन अगर करें तो दे आर सोशल साइंसेज वाले हैं, सोशल साइंसेज वाले ही मैंने उठाए। उसमें सिलेक्शन की एक वजह ये थी कि जौन सी आप अपने सब्जेक्ट्स जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स थे, मुझे उस वक्त ये लगता था कि मैं उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं जस्टिफाई कर पाऊंगा या मैं उनको इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाऊंगा जितना मैं सोशल साइंसेस को कर पाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है वही बात हुई कि मैंने उन पे मेहनत की तो उसमें मुझे रिजल्ट भी मिला। अब इसमें जो बेसिक मेरी सिलेक्शन का क्राइटेरिया था वो यही था कि मैंने इसमें सबसे पहले देखा कि मुझे अपील कौन से कर रहे हैं, मींस के आपके सब्जेक्ट जिन जिन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है। लाइक जब तक आप, ये मेरा पर्सनल एक है एक्सपीरियंस, जब तक आपको अंदर से नहीं ना लगता कि आई कैन डू दिस सब्जेक्ट एंड आई कैन ग्रैब द एसेंस ऑफ द सब्जेक्ट, तब तक आप वो सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाते। बिल्कुल। हालांकि आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि आप पॉलिटिकल साइंस जिस तरह से इन्होंने ऑप्ट किया, तो ये डेफिनेटली ये अक्सर एस्पायरेंट्स को मैं ये सजेस्ट भी करता हूँ कि जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड फिजिक्स या ऐसे सब्जेक्ट्स जो आप ले सकते हैं 200 मार्क्स के, तो वो इसके साथ लें। ठीक है। लेकिन अब इट डिपेंड्स ये टाइम पे भी कितना आपके पास टाइम है, देन आपका ओवरऑल जो एक्सपोजर होता है, जो आप जो चीजें आपके इंटरेस्ट में चीजें नहीं होती हैं जो इंटरेस्ट में होती हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए वो सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो की जाती है। अच्छा सर, इसके बाद अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन की स्कीम रही है, आप डेफिनेटली आपने कहा कि मैं किसी एकेडमी जो है ना वो नहीं गया, प्रॉपर एकेडमी से मैंने प्रिपरेशन नहीं की, तो आप क्या समझते हैं कि बगैर एकेडमी के प्रिपरेशन मतलब हो सकती है? तो उसमें एक मेजर पार्ट है, चले जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट तो आप बुक्स पढ़ी हुई हैं, यूट्यूब चैनल्स इधर उधर आप उसके कॉन्सेप्ट्स ले लें, लेकिन विदाउट इवैल्यूएशन हाउ यू कैन प्रिपेयर विदाउट गोइंग और कंसल्टिंग एनी एकेडमी? अच्छा, अब ये जो आपने बात की एकेडमी की, ये एक ना पर्सनल चॉइस है। अब अगर मुझे लगता था कि मैं एकेडमी के बगैर अपना टाइम दे के मैं उस चीज़ को कर सकता हूँ, हो सकता है किसी और एस्पायरेंट को या फिर किसी और मेरे साथ वाले को लगता हो कि मैं एकेडमी जाके ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर, दिस इज़ टोटली अप टू द इंडिविजुअल। रही बात इवैल्यूएशन की, तो इस हक में मैं ज़रूर हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं या जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, अगर आप उसको रीड आउट कर लेते हैं और बस अपनी मेमोरी में रख लेते हैं, उसको आप पेपर पे नहीं लेके आते, तो तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि मेरी तैयारी किस तरीके से हो रही है और किस सिमत में जा रही है। आपने एक टॉपिक किया, आपने उसको राइट डाउन किया, अगर आप किसी मेंटोर से या किसी गाइड से उसको एवेल्युएट करवाते हैं तो उससे आपको काफ़ी फीडबैक मिलता है और आपको उससे अंदाज़ा होता है कि आपने अपने एग्जाम में उसको किस अप्रोच से लेके चलना है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स
वो दे सके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो उनकी एलोकेशन है वो डिपेंडेंट ही आपके मार्क्स पे है, लेट इट बी द इंटरव्यू और लेट इट बी द रिटन पार्ट। बिल्कुल इसी तरह से। और प्रिपरेशन जो है अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से इसको आप प्रिपरेशन समझते हैं तो दैट्स नॉट इनफ। ये 50% ऑफ योर प्रिपरेशन हो सकता है। प्रिपरेशन में अगर आप उसमें थॉरली कंटेम्परेरीली अपनी जो रिटन पार्ट है उसको फोकस नहीं करते और प्रॉपर किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से किसी मेंटोर से इवैल्यूएशन नहीं करवाते, तो वो जो चीज आप जो उसमें आप एक एफपीएससी की डिमांड्स हैं या जो चीजें जिस तरह से होनी चाहिए तो वो आप अप टू द मार्क उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। सो प्रिपरेशन इज द वैलिड पॉइंट, वो आपका वाइटल पार्ट है इस ओवरऑल इवैल्यूएशन जो है आपके प्रिपरेशन का। बिल्कुल ऐसे। तो इसके साथ अब सर ये भी थोड़ा गाइड कीजिएगा कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, एक बेस होती है, वो बेस कितना मतलब आप अगर अपना एक्सपीरियंस बताएं तो मतलब जो एस्पायरेंट्स कहते हैं या जो एलोकेटेड लोग कहते हैं कि जी किस तरह से लोग मतलब 6 माह में 8 माह में हमारी जी प्रिपरेशन होगी तो आप भी इतनी देर में प्रिपरेशन कर लेंगे। अच्छा, तो इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, इसमें जो आपने बात की है कि बेस कितनी मैटर करती है, बेस इज ओनली वन थिंग। अब इसमें एक तो बेस भी आ जाती है, दूसरा आ जाता है कि इंडिविजुअल कितने टाइम के लिए बैठ सकता है या इंडिविजुअल कितने टाइम में एक चीज को ग्रास्प कर रहा है। अब मेरी अगर कैपेसिटी है कि मैं एक टॉपिक को 1 घंटे में ग्रास्प कर रहा हूँ और एक दूसरा इंडिविजुअल है जो उस टॉपिक को दिन भी ले सकता है, आधे घंटे में भी कर सकता है, वो दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल और वो उस चीज को किस तरह से अप्रोच कर रहा है। रही बात बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड इन माय ओपिनियन वो एक छोटा सा फैक्टर है, लेकिन फैक्टर है। क्योंकि अगर आप देखें कि एक बंदा जो कंपेटिटिव एनवायरनमेंट से ज़्यादा नहीं आ रहा और जो ऑलरेडी पीछे जिसने कंपटीशन इतना नहीं फेस किया, ही वुडंट नो कि आगे कितना कंपटीशन है। तो जो बंदा ऑलरेडी कंपटीशन से होके आ रहा है तो जो आगे रिटर्न भी क्लियर करके आ रहा है वो कंपटीशन से ही आ रहा है, वो एक्सपोजर है ना उसके पास, तो एक्सपोजर उसके पास है ऑलरेडी। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज टोटली ऑन द इंडिविजुअल कि वो अपना टाइम कितना इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस टाइम के बिना पे वो अपनी जो भी बैकग्राउंड है उसको कोप अप कर सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ एक फैक्टर को लेके उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि दैट वी डिडंट हैव दैट upbringing or we didn't have everyone who aspires to be the one at the end of the race should take the time out and should invest the time that requires for it. अच्छा सर, आप एस्पायरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपनी तरफ से द बेस्ट ओवरऑल प्रिपरेशन के हवाले से? ओवरऑल प्रिपरेशन के हवाले से मैं एस्पायरेंट्स को सबसे एक जो मेजर बात करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा, जब आप कोई भी सब्जेक्ट या let it be your optional, let it be your compulsories, आप जब भी किसी टॉपिक को लें या जब भी कोई बुक रीड कर रहे हो उसके आप नोट्स जरूर लें। उसमें जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो मेजर उसमें आपको लगता है कि आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो आप उसके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स ना सिर्फ आपको उस वक्त मदद करेंगे बल्कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने पेपर्स में अपीयर हो रहे होंगे उसमें भी जो नोट्स है ना वो आपके बहुत काम आएंगे। आप पूरी बुक उस रात को या उस दिन को नहीं रिवाइज कर सकते, तब आप सिर्फ जो उनसे आपके नोट्स बने होंगे ना वो भी आपकी अपनी हैंड राइटिंग में या आपने जो उसमें लिखा है उसके मुताबिक आप जब पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, जो मैंने सर की पूरी गुफ्तगू से मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया है वो ये है कि आप अगर इफ़ यू आर डिटरमिन्ड इनफ एंड यू आर हैविंग प्रॉपर गाइडलाइन then CSS is not a tough job, although it's complex, लेकिन आप इसे इजी बना सकते हैं और उसमें आपकी अपनी मैनेजमेंट है और ये चीज़ें मैटर नहीं करती कोई कहाँ से आ रहा है, किसी का बैकग्राउंड क्या है, कोई इंजीनियर है, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई सोशल साइंसेस से है। अगर आप डिटरमिन्ड हैं और आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन है, आप कंफ्यूज्ड नहीं है, ठीक है, तो उसके बाद ये चीज़ें आपकी वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में वो एडअप करेगी। बट उसके साथ आप अगर साथ में अपनी इवैल्यूएशन करवा रहे हैं प्रॉपर और प्रॉपर वे में अपनी बैलेंस्ड एक स्कीम के साथ चल रहे हैं प्रिपरेशन को लेके, तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब होंगे। अब ये इंटरव्यू करने का मकसद या ये सर के साथ बातें करने का मकसद
मकसद सिर्फ ये था कि आपको वो प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि किसी दूसरे का एक्सपीरियंस वहाँ से आप क्या लर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सर।